हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ विंसू की नेक्स्ट स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। वन कशिंग जोस इशू के साथ स्कॉर्पियो किंग लियो चुनचाओ और गुशियांग के साथ वापस अपने सेक्ट आ जाता है। काउ विनिंग अपने सेक्ट में रहता है और अपने सेक्ट की देखरेख करता है। वो लोग अब लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। काउ विनिंग के जितने भी पहले के अलायंसेस थे या फिर उसके ग्रुप जितने भी लोगों के साथ अलायंस रखता था, स्कॉर्पियो किंग और इविल दुपासा को टेक्स्ट भेजता है और बताता है कि जितने भी उनके अलायंस हैं और फर्दर उनके साथ देने वाले लोग, यहाँ तक कि उनके एनिमी को अपने साथ मिलाकर उन्हें अब ब्लैक होल पे हमला करना है। वन कशिंग भी जो है वो बहुत सारे अलायंसेस को टेक्स्ट भेजता है, जैसे कि वो लोग रेबिट की दुनिया और तो और वो लोग जो हमारे टोर्टोइज होते हैं उनकी दुनिया, नाग की दुनिया और ना जाने कितनी दुनिया के लोगों को, यहाँ तक कि जल्लादों तक को भी वो मैसेज कर देते हैं कि अब लड़ाई का टाइम आ चुका है, हमें ब्लैक होल के खिलाफ एक होकर लड़ना है। और वो ना जाने कितनी गैलेक्सी के राजा को आमंत्रित करता है जिनकी बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं और उनके पास बहुत तरह के जो हैं इक्विपमेंट्स होते हैं। वो वॉर के लिए एक ऐसी सोसाइटी भी जाता है जो जुलाहो की सोसाइटी होती है, जहाँ पर उनके पास हर चीज़ होती है। उनके पास बड़े से बड़ा हथियार होता है और तो और उनके पास तबाही मचाने वाले यंत्र होते हैं। बहुत बड़े बड़े रॉकेट टाइप में रोबोट्स होते हैं। एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जो हवाई हमले के लिए तैयार हो सकती है। वन कशिंग हर चीज़ का जुगाड़ करता है और हर चीज़ को अपने अलायंस में लेने की कोशिश करता है। 70-80% लोग उसके साथ मिल जाते हैं, लेकिन 20% लोग जो अभी भी पूरी तरह से अपने ज़ख्मों को उभार नहीं पाए थे या फिर बहुत डरपोक किस्म के लोग थे, वो लोग इस युद्ध में साथ देने से मना कर देते हैं। वो लड़ाई से मना करते हैं, पर वो कहते हैं कि हम आपको मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं हैं। वन कशिंग कहता है ठीक है, आप मुझे मॉनेटरी टर्म्स में ही हेल्प कर दीजिएगा। इस बीच काउ विनिंग काफ़ी मिस करता है गुशियांग को, क्योंकि वो अपने सेक्ट में रह के यहाँ पर अलाय इकट्ठे कर रहा था और स्कॉर्पियो किंग भी थोड़े टाइम के लिए जो है अपने सेक्ट में वापस जाता है अलायंस इकट्ठे करने के लिए। वो लोग गठबंधन करते हैं, ना जाने कितनी सरकारों के साथ वो मिलजुल कर एक पूरी युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। वन कशिंग भी जो है यहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा करता है और ना जाने कितनी कितनी गैलेक्सी में कितने कितने प्रांत में ये टेक्स्ट भेजता है। वो हर तरह के जंगली जानवर और बीस्ट लोगों को, डीमंस, ह्यूमंस, ठीक है, इमॉर्टल, सब तरह के लोगों को वहाँ इकट्ठा करता है। गोल्डन जो ड्रैगन होता है, वो वाटर डायटी जो होते हैं, वो भी अपने अलायंस के उस वक्त के कुछ लोग जो जिंदा होते हैं उन लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें उस लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। गुशियांग भी अपनी मर्मेड्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। अपने यहाँ पे प्लेनेट पे भी बहुत सारे लोगों को तैयार करती है। ये लोग टीम्स में बढ़ जाते हैं, जिन्हें थोड़ा थोड़ा ट्रूप जो हैं ये लोग मिलके लीड करेंगे। गुशियांग इस वक्त काउ विनिंग की शरारतें और उससे होने वाली अपनी नटखट लड़ाई को थोड़ा सा मिस किया करती थी, क्योंकि काउ विनिंग अब अपने प्लेनेट पे चला गया था और वो वहाँ पे अलायंस इकट्ठे कर रहा था। वो एक दूसरे को अक्सर खत भी भेजा करते थे और सेम हाल हमारे स्कॉर्पियो किंग का था। वो भी लियो चुनचाओ को खत भेजा करता था कि वो उसे कितना मिस करता है। वन कशिंग और जोस इशू अलग अलग प्लेनेट पे जाते हैं, वहाँ से हर चीज़ इकट्ठा करते हैं। वन कशिंग बहुत खुश था कि जल्द ही वो ब्लैक होल पे कब्जा करने के बाद जोस इशू से शादी कर लेगा। सोना गली हमेशा हर जगह जोस इशू के साथ जाया करती थी और वो वन कशिंग को कहती थी कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन के साथ मिलकर अलायंस बनाने चाहिए, वो युद्ध कला में काफ़ी माहिर हैं तुम्हें। और वो उन्हें एक बुक भी देती है जो ड्रैगन स्टाइल की युद्ध कला होती है। और वो सारे के सारे अलायंस मिलके एक डिसीजन लेते हैं कि वन कशिंग 40% की सेना लेके पहले ब्लैक होल पे हमला करेगा और दूसरी 60% की जो सेना होगी उसे लीड करेगा जोस इशू और काउ विनिंग, जिसमें वो लोग फर्दर लोगों को ले जाएंगे। वो लोग पहले भ्रमित करना चाहते थे ब्लैक होल को कि उसे लगे कि बस इतने ही लोग उन्हें बीट करने आ रहे हैं, उन्हें पराजय करने आ रहे हैं, और वो जब ओवर एक्साइट हो जाए तब ये 60% की जो सेना होगी वो अचानक से उन पर और हमला कर देगी, जिससे ब्लैक होल जो वैसे ही इतना घबराया हुआ और टूटा हुआ होगा वो और ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन अगर ये एक साथ 100 बंदे उस पर हमला करेंगे तो शायद वो खुद को बचाने के प्रबंध कर सकता है, लेकिन अगर सरप्राइज़ अटैक उस पर पहले से भी ज़्यादा सेना का हो जाए तो वो खुद को भी नहीं संभाल पाएगा। ये प्लानिंग होती है वन कशिंग की। वन कशिंग सीधा बिना कोई चेतावनी दिए ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी युद्ध की जो आर्मी होती है वो अभी प्रिपेयर नहीं होती, वो झटके से ही नहीं उभरी होती कि उनकी सेना को एक हफ्ते पहले किसी ने मार दिया था। वो अपनी ड्रिलिंग और प्रैक्टिस शुरू कर रहे होते हैं कि इस बीच उन पे वन कशिंग और उसके लोगों को हमला हो जाता है। वन कशिंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में वहाँ तगड़ी तरीके से हमला करता है और तो और उसके साथ हमले में गोल्डन जो हमारा
ड्रैगन होता है वो, और वाटर डाइटी अपने हाथों से पानी की इतनी तगड़ी, इतनी तेज़ बौछार करता है कि लोग दूर दूर जाके गिरते हैं। और वो पानी की ऐसी पतली पतली धाराएं इतनी तेज़ स्पीड से मारता है कि लोग बीच में से फट जाते हैं। सारे सैनिक के बीचों में होल हो जाता है। स्कॉर्पियो किंग इविल दुबासा के साथ मिलके अपने जहरीले बाण और अपनी जहरीली तलवार और वेपन से हमला करता है, और वो ऐसा जहर होता है कि कोई छुटाए भी नहीं छोड़ सकता था। और तो और वहाँ पर जल्लाद आते हैं जिनके पास ऐसा लावा होता है जो एक बार किसी इंसान को लग जाए तो वो इंसान जल्दी से ठीक नहीं हो सकता। वो उसके गोले बना बनाकर सामने वाली जगह मारते हैं। वन कशिंग जो है वो पहले तो नॉर्मल फाइट करता है और फिर अपने ड्रैगन रूप में आकर वहाँ पर सब लोगों को अपनी आग से जलाता है। वो बहुत तबाही मचाते हैं, लेकिन इस बीच उनकी 40% की जो सेना थी उन पे भी काफ़ी घातक हमले होते हैं। और उनकी जो सेना होती है ना, वो अब सिर्फ ये लगा लीजिए 20% ही रह गई होती है। मतलब 40 से उनका आंकड़ा अब सिर्फ 10% लगा लो, 10% रह गया था। और जो एम्परर होता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी फ़ौज तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना, क्या हुआ, हो गई खुश तुम। अब वो वन कशिंग को कहता है कि तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, तुम्हें मेरे पैर दबाने होंगे, वरना मैं तुम्हारे इन बचे हुए लोगों का गर्दन कटवा दूंगा। उसका जो सैनिक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है। वो वन कशिंग को मारने के लिए जाता है, तभी पीछे से ज़ाओ ज़िशु द्वारा 60% की जनता की जो टीम होती है वो उनके पास पहुंच जाती है, क्योंकि वन कशिंग ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश भेजूंगा जो गुप्त संदेश होगा और जो सिर्फ तुम्हें ही इशारा करेगा वहाँ पर उस ट्रूप को लेके आने का, क्योंकि मैं औरों पे भरोसा नहीं कर सकता। और वो जब उनकी 40 से सिर्फ 10% लोग रह गए थे, सेना रह गई थी, तो वो हमले के लिए ज़ाओ ज़िशु को सिग्नल भेज देता है। ज़ाओ ज़िशु कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने यंत्र यूज़ करते हुए वहाँ पर अपने लोगों को ले आता है। सोना गली बहुत बड़ा सा एक द्वार क्रिएट करती है जहाँ पे वो सीधा वहाँ जाके पहुँचते हैं जहाँ पे वन कशिंग था। और वो जगह जैसे ही इतनी सारी बड़ी सेना आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लैक होल का एम्परर था वो घबरा जाता है, क्योंकि अभी उसकी सेना काफ़ी घायल हो चुकी थी। उसकी सेना की सबसे जो मशहूर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टुकड़ी थी वो टूट चुकी थी, वो ख़त्म कर दी गई थी काओविनिंग की प्लैनेट पे। और अब जो उसकी सेना थी वो भी लगभग टोटल 30% ही थी उसके पास। और यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते ही देख थोड़ा सा ब्लैक होल डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उस पर वो किसी भी चीज़ को काबू कर सकता है। और वो पहले वन कशिंग को अपने जो सेनापति है उससे लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसका सेनापति काफ़ी खतरनाक था। और उसके सेनापति जो था वो भी ऐसा था कि अगर वो किसी पे विष अपना गिरा दे या फिर अपना जो कांटा है किसी को चुभा दे तो वो आदमी लाइलाज हो सकता था, वो आदमी ऑन द स्पॉट मर सकता था। और वहाँ पर जो है जब सेना आती है तो वहाँ पर सेना के साथ ज़ाओ ज़िशु नहीं आता। वो लोग वन कशिंग अपनी बहुत बड़ी फॉर्म में आता है और वहाँ पे लोगों पे, ब्लैक होल के लोगों पे अत्याचार करता है और उन्हें मारना शुरू करता है और अपना बदला लेता है। ब्लैक होल अपनी फॉर्म में आता है, वो अपनी बैट फॉर्म में आता है और वहाँ पर लड़ने लगता है, वो भी ह्यूज हो जाता है। और उसका सेनापति जो इतना ईविल था कि वो अपनी ईविल ट्रिक्स चलता है, जैसे काउंटर करने के लिए गोल्डन ड्रैगन और हमारा वाटर डाइटी आ जाते हैं, वो उस पर एक साथ 2 जने प्रहार करते हैं। और जो एम्परर होता है ना, वो वन कशिंग पे प्रहार करने लगता है। वो वन कशिंग पे जब प्रहार करता है तो एक ऐसा प्रहार होता है जिससे वन कशिंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में ही दूर जाके गिरता है। तब वो कहता है, ब्लैक होल का जो एम्परर था वो वन कशिंग से कहता है, ओह तो तुम्हारे पास अभी ड्रैगन पर्ल नहीं है, इसका मतलब तुम मेरे हाथों से आसानी से मारे जाओगे। मैं तो यूं ही डर रहा था, मुझे तो सीधा तुम्हें द्वंद के लिए ललकारना चाहिए था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वन कशिंग के पास अभी मारने पहुंच ही रहता है कि कहीं से यूनिकॉर्न आ जाता है। वो जो यूनिकॉर्न होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसका पिंक रंग का एक सींग भी होता है। वो पता नहीं कहाँ से आसमान से ज़ोर से आता है और वो उस बैट पे यानी कि उस एम्परर ब्लैक होल के पे हमला कर देता है। ये देख के जो एम्परर होता है वो हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा प्लैनेट तबाह किया था और तुम्हारी पूरी जाति को फिनिश कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि आगे चलकर तुम ब्लैक ड्रैगन में से किसी एक ड्रैगन के पास अपना पर्ल देने के बाद तुम मुझे मार सकते हो। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारी पूरी की पूरी जो प्लैनेट था उसे तबाह किया, तुम वापस नहीं आ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो जो यूनिकॉर्न होता है ना, वो वन कशिंग को खड़ा करता है और उसे इशारों में कहता है। वन कशिंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है
वन कशिंग को उस यूनिकॉर्न को देख के कुछ अपनापन फील हो रहा था। वन कशिंग के जितने भी जख्म होते हैं ना, जो वहाँ पे लगे होते हैं, उन्हें वो यूनिकॉर्न देखता है और वहाँ पर सब जगह अपने आंसू गिरा देता है। जो यूनिकॉर्न के आंसू थे वो ज़ाओ ज़िशु के सारे जख्मों को भर देते हैं, और जो ये ज़ाओ ज़िशु होता है वो ड्रैगन फॉर्म में उसको यूनिकॉर्न को देख के स्माइल करता है। यूनिकॉर्न जो है वो ज़ाओ ज़िशु के साथ मिलकर अटैक करने लगता है उस एम्परर पे। उस एम्परर को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन वो एम्परर तब तक नहीं मर सकता था। ज़ाओ ज़िशु से बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरता। तो उसे याद आता है कि एक ड्रैगन उसे तभी मार सकता है जब उसके पास पर्ल हो, वो भी यूनिकॉर्न का। तभी वो यूनिकॉर्न अपने अंदर से वो पर्ल ज़ाओ ज़िशु के ड्रैगन फॉर्म में ही उसके दिल में डाल देता है, और वो यूनिकॉर्न वहाँ से चला जाता है एक स्माइल करके। ज़ाओ ज़िशु की पावर तब करोड़ गुना बढ़ गई थी, और वो एक ऐसी स्ट्राइक करता है जिससे वो जो एम्परर होता है ना, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। वो एम्परर ना वहीं के वहीं मर जाता है, और ज़ाओ ज़िशु जो है वो जैसे ही वो एम्परर मरता है उसके बाद ज़ाओ ज़िशु गोल्डन ड्रैगन के साथ मिल गए, क्योंकि जो उसका सेनापति था वो भी काफ़ी चालू था, जिसने गोल्डन ड्रैगन को वो जहर चुबा दिया था। और वाटर डाइटी भी उसे देख के जैसे ही पीछे हटता है तो वो वाटर डाइटी को भी वो जहर दे देता है जो लाइलाज था। ये देख के वन कशिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उस आदमी को वहीं ख़त्म कर देता है, उस सेनापति को, और वो इतने तगड़े तरीके से उन पर स्ट्राइक करता है जैसे मान लो 1000 डिग्री वॉट का जो करंट है वो दोनों की बॉडी में डाल दिया हो। जैसे ही वो दोनों ख़त्म होते हैं, उनका फैलाया मायावी जाल भी ख़त्म हो जाता है। जिस ब्लैक होल में उन्होंने अपनी पॉइजनस जो है वो जगह कर रखी थी, और धुएं ही धुआं उनका पॉइजनस हर जगह फैला हुआ था, जिसने वहाँ की खूबसूरती, ग्रीनरी सब ख़त्म कर दी थी। बाद में पता चलता है वो जो ब्लैक होल है वो कोई एंशियंट टाइम का प्लैनेट है, जहाँ पे इस तरह के ये 2 लोग आए, और इन लोगों ने अपनी ईविल कारनामों की वजह से उन लोगों को मार डाला और उनके प्लैनेट को इतना बेकार बना दिया और इतना कुरूप बना दिया। जैसे ही वो लोग मरते हैं, उन्होंने जितने बंदों को बंदी बनाकर पेड़ के साथ पेड़ में दफनाया हुआ था, मतलब वो लोग जिंदा थे, लेकिन उन्हें स्टैचू या फिर बर्फ़ में उन्हें दफनाया हुआ था, जान के उन्हें हर जगह जमा कर रखा हुआ था। उन लोगों पे किया हुआ जादू टूटने लगता है, और वो लोग सामने आते हैं, और उनमें से 2 जने होते हैं वन कशिंग के अपने पेरेंट्स। वो जब सामने आते हैं तो वन कशिंग की आंखों से आंसू आने लगता है, और वो भागकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और अपने पेरेंट्स से मिलता है। वो उन लोगों के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वन कशिंग की माँ और वन कशिंग के पिता वन बशिंग भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, तुमने ये कर दिखाया, तुमने आखिर कर दिखाया। मैं जानता था मेरा बेटा हमें ज़रूर बचाने आएगा, और हमारे लोगों को भी। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टाइम के। तभी वहाँ वो लोग गोल्डन ड्रैगन को भी देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, और शूये को भी जो कि वाटर डाइटी था। तो वन बशिंग गोल्डन ड्रैगन को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, वो अपने एंचेस्टर को बो करते हैं और कहते हैं, आप यहाँ कैसे? तब वो आदमी जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो बताता है कि मुझे भी बहुत सालों से यहाँ पर कैद किया गया था। मुझे मर्मेड्स के टापू पे पानी के अंदर कैद किया गया था, और हम लोगों को श्राप देकर हमें स्नेक बनाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे आज़ाद कर दिया। तभी वन कशिंग कहता है, आप लोगों को जहर लगा है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। तभी शूमा और शूये कहते हैं, अब हम नहीं बचेंगे, और हमारी इमॉर्टैलिटी भी अब ख़त्म हो गई है। तुम्हें हमारी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोगों की विक्ट्री हो गई है, अब हमें कोई डर नहीं। और तो और अब तुम एक अपनी दुनिया बसा सकते हो। अब इन लोगों का किया हुआ हर ब्लैक जादू, हर ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है। तुम लोग अब शांति से जी सकते हो, हर कोई शांति से जी सकता है। और अब इन पूरी सल्तनत के जो राजा हो वो वन कशिंग तुम हो। तुम्हें अब शान से अपने लोगों को सहारा देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, बुराई के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये बोलते ही शोमा जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ मर जाता है। ये देखते ही शूये का दिल बैठ जाता है और वो शोमा को हक कर लेता है। गोल्डन ड्रैगन ख़त्म हो गया था। ड्रैगन एंचेस्टर की जो पुरानी पीढ़ी थी उसका वो लास्ट ड्रैगन था और वो ख़त्म हो गया था। ये देखते ही वन कशिंग और वन कशिंग की मदर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोते हैं। वो कहते हैं एल्डर, और उनके पास आने लगते हैं। शोमा को मरते देख शूये भी अपनी अंतिम सांस लेता है और उसे हक करके वहीं मर जाता है, क्योंकि पॉइज़न दोनों की बॉडी में था और वैसे भी एक के मरने के बाद दूसरा कैसे ज़िंदा रह सकता था। दोनों वहीं मर जाते हैं। ये देखते ही वन कशिंग जो है वो समन करता है एक वाइट चादर और उन दोनों के ऊपर डाल देता है और कहता है इन दोनों की ग्रेव हम लोग इन दोनों की डायनेस्टी के पास ही रखेंगे। तब उसके फादर कहते हैं ये डायनेस्टी और कोई नहीं, गोल्डन डायनेस्टी है जिसे जादू कर इस आदमी ने
देखो किस तरह से तबाह कर दिया। मुझे लगता है हमें इनकी ग्रेव यहीं बनानी चाहिए। वनकशिंग सिर हिला देता है और वो लोग उनके लिए ग्रेव बनाते हैं और उन्हें दफनाते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तभी वनकशिंग कहता है कि आपने एज अ एल्डर मेरा बहुत साथ दिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीत पाता। वो अपने फादर मदर को भी लड़ाई के बारे में बताता है, पर वो ऑब्ज़र्व करता है कि जब सेना वापस आई तो उसके साथ ज़ोज़ इशू नहीं आया। वो अपने पेरेंट्स को ड्रैगन के बारे में भी बताता है, यूनिकॉर्न के बारे में भी बताता है, लेकिन उसे कहीं भी ज़ोज़ इशू नहीं दिखता। तब वो अपने पेरेंट्स को कहता है, मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जो मेरा सोलमेट है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना चाहता हूँ। तभी वो जैसे ही इधर उधर ढूंढता है, उसे वनकशिंग को कहीं भी ज़ोज़ इशू मिलता ही नहीं। कोशियांग जो है वो काओविनिंग के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। काओविनिंग भी कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? कोशियांग शर्मा जाती है और हाँ भर देती है। तभी वनकशिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ज़ोज़ इशू बोलने लगता है। सारों की अटेंशन उसकी तरफ होती है और वो फिर सोना गली के पास आता है और कहता है, ज़ोज़ इशू कहाँ है? सोना गली बोलती है, ज़ोज़ इशू तुम्हें अभी तक नहीं पता ज़ोज़ इशू कहाँ है? तो वनकशिंग उसे घूर के देखने लगता है और कन्फ्यूज़न लुक देता है और कहता है, नहीं ज़ोज़ इशू कहाँ है? सोना गली कहती है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनते ही वनकशिंग को जैसे 100 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसे ऐसा सदमा लगता है कि वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके बिना चाहते हुए भी उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं और वो एक जगह हक्का बक्का रह जाता है और ज़मीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ोज़ इशू तो अभी यहीं था, मेरे सिग्नल देने पे ही वो यहाँ आया था। वो पूरी फ़ौज को उसने यहाँ भेजा, तो वो मर कैसे सकता है? उसने तो यहाँ लड़ाई भी नहीं की। सोना गली जो है अपनी आंखें बंद करती हैं, अपने आंसू गिराती है और कहती है, वनकशिंग ज़ोज़ इशू अब इस दुनिया में शायद नहीं रहा और तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहें और जानिए कि ज़ोज़ इशू को क्या हुआ है और वो कैसे नहीं रहा और क्या रीज़न है कि एकदम से उसकी जान चली गई। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।